आपका कैंपस थिएटर। इसमें ना या देखो ये लिखा हुआ है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। कब का? अगस्त 31 का। अब ये मंथली आपको पता है एडजस्टमेंट होती है इनकी। अगर ये मंथली हम एडजस्ट कर रहे हैं और ये अनएडजस्टेड है आपका अगस्त 31 का, दैट मीन्स ये लास्ट टाइम कब एडजस्ट हुआ होगा? ये लास्ट टाइम आपका जुलाई में एडजस्ट हुआ होगा। राइट। हर महीने एडजस्ट करना है ना। तो ये अगस्त 31 में तो अनएडजस्टेड है। इसका मतलब है कि ये एडजस्टेड लास्ट टाइम कब हुआ होगा? जुलाई में हुआ होगा। चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अब करना हमने इस क्वेश्चन में ये है कि हमने हर नंबर्ड पैराग्राफ को पढ़ना है और साथ उसकी इंफॉर्मेशन से हमने डबल एंट्रियाँ डालनी है। 1 मिनट में ना, किधर गया वो क्वेश्चन? चलें जी। हाँ, अब ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ 18,000 to 80. However, the film rental expense for the several months has been prepaid in advance. भी इसमें होता है ये कि हमने पहले से पेमेंट की हुई है फिल्म रेंटल की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पर प्रीपेड फिल्म रेंटल थ्री, यहाँ पे देखो 37,440। तो हमने करना क्या है, इसमें हमने एडजस्ट करना है एंट्री को। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्री पेमेंट की हुई है। प्री पेमेंट आप समझते हैं ना, एसेट होता है। जब हमने प्री पेमेंट की होगी तो हमने, प्लीज गौर से सुनिएगा, डेबिट किया होगा प्रीपेमेंट को और क्रेडिट किया होगा कैश को। ठीक है। तो अब हमने एडजस्ट करना है। चलो यहाँ रफ वर्क में करके दिखाया। तो जब हमने प्रीपेमेंट की होगी तो हमने किया होगा, डेबिट किया होगा इसको, प्रीपेड फिल्म रेंटल को, और क्रेडिट हमने किया होगा कैश को। अब ये नीट एंट्री नहीं है ये, बस वैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ हुई होगी तो ऐसे हुई होगी। ठीक है। अच्छा, सही है। लेकिन जब हमने अब इसको एडजस्ट करना है, जो प्रॉपरली हमारी नीट एंट्री होगी, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस प्रीपेड फिल्म रेंटल को, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपेंस बन गया इसमें से। अब ये सारे का सारा आपका प्रीपेड नहीं रहा, अब थोड़ा सा इसमें से एक्सपेंस बन गया हुआ है। फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 18,240। तो एक्सपेंस बन गया तो हम डेबिट करेंगे इसको, फिल्म रेंटल एक्सपेंस को। नाम रंग बिरंगे होते हैं। आप जो है वो सिर्फ एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, फिल्म एक्सपेंस लिख दो, फिल्म रेंटल एक्सपेंस 18,240। अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लासरूम वाला माहौल ही दूँ। तो आप जो हो वो क्वेश्चन कोई हो तो बेशक पूछ लो, ठीक है। कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई क्वेश्चन हो माइक ऑन करे, वो क्वेश्चन पूछ ले, फिर दोबारा माइक ऑफ कर ले। प्रीपेड फिल्म फिल्म रेंटल 18,240। तो ये आपकी होगी जी पहली एंट्री। दूसरी पे आ जाए। द बिल्डिंग इज being depreciated ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। डेप्रिसिएशन सिंपल करनी है हमने, 20 साल की डेप्रिसिएशन करनी है बिल्डिंग की। यहाँ देखें बिल्डिंग की कितनी आपको दी हुई है, ये कॉस्ट 201,600। ये कॉस्ट आपको चार्ट में दी हुई है अनएडजस्टेड में। तो कॉस्ट जो होती है वो तो सेम ही रहती है आपकी, चाहे जो से मर्जी महीना हो। वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना जिस पे आपने खरीदा होता है बिल्डिंग को, वो तो सेम ही रहेगी। तो चाहे वो चार्ट अनएडजस्टेड हो एडजस्टेड हो, तो वो 201,600 और डिवाइडेड बाय आपके कितने मंथ्स हैं, यहाँ पे 240 मंथ्स है आपके। तो 240 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 महीने का आपका आ जाएगा, आ जाएगी डेप्रिसिएशन, जो कि आपकी बनती है 840।
एक महीने की डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज तो सेम ही है, हम इतनी देर से कर रहे हैं। डेबिट डेप्रिसिएशन, ठीक है। और साथ आगे एसेट का नाम लिख दो, बिल्डिंग है। और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, साथ एसेट का नाम लिख दो आगे, बिल्डिंग। और 840, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी कि नहीं हो रही। हो रही है, सही है। अच्छा चलो, दो हो गया आपके, तीसरा करें। थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा, हमने तीन क्वेश्चन करने हैं एक्चुअली। द फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर पीरियड ऑफ 5 years, फिर डेप्रिसिएशन आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे जनाब, एक तो ये बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। चलो, फिक्सचर्स और इक्विपमेंट, इसकी कॉस्ट देखो कितनी है, यहाँ पे ये लिखी हुई है 43,200, ठीक है। 43,200 आपकी फिक्सचर की अगर है तो निकाल लो फिर इसको। 43,200 डिवाइडेड बाय, आपको नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए आपको, 60 है मंथ्स यहाँ पे। तो 60 से आपने इसको डिवाइड किया, एक महीने का कितना आ गया, 720 आ गया। 720, ठीक है। 720 को आप क्या करेंगे, दोबारा वही एंट्री होगी, लेकिन एसेट का नाम चेंज हो जाएगा। डेबिट डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स की 720, और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी, फिक्सचर्स की, कितनी, 720, ठीक है। बाकी ये टाइप्स ऑफ एंट्रीज मैं नहीं लिख रहा, वो इस क्वेश्चन में पता नहीं मांगी है कि नहीं, मेरा ख्याल है नहीं मांगी हुई। लेकिन वैसे ये टाइप वन है, पिछली वाली भी टाइप वन ही थी। और जो वन इससे पिछली वाली है, वो भी कन्वर्ट एसेट टू एक्सपेंस टाइप वन ही थी। तीनों ही टाइप वन है फिलहाल। तो एडमिट, सही है। अच्छा, फोर्थ, फोर्थ में है कि ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ द थिएटर पेज द इंटरेस्ट दैट अक्रूड इन द प्रायर मंथ ऑन द नोट पेएबल। भाई एक नोट पेएबल हमने साइन करके दिया था, ठीक है। क्या है वो, ये रहा है कि एक महीना जब गुजरता है ना, तो उसका सूद हमें पड़ जाता है। हमने नोट पेएबल साइन करके दिया, दैट मीन्स हमने लोन लिया हुआ है। लोन लिया हुआ है, तो जब वो एक महीना आपका गुजर जाता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका जो है नवंबर गुजरा है, तो नवंबर के महीने का जो सूद है वो आपने अगला महीना जो दिसंबर आया है उसमें आपको पड़ जाता है, आपने पे करना होता है। तो आपको पड़ गया, मतलब पे करना है आपने उसको दिसंबर में। तो कितना है वो एक महीने का सूद आपका, इंटरेस्ट आपका, वो है 1800, ठीक है। तो ड्यू हो गया, ड्यू होने का मतलब है कि पेबल हो गया। पेबल हो गया तो साथ फिर ऑब्वियसली आप इसको मंथली पहले एज एन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, महीना गुजर चुका है, इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल हो चुका है। और पेबल भी है, पे नहीं किया, तो पे भी करना है। इंटरेस्ट पेबल है, कौन से टाइप की एंट्री है, टाइप 3 है, अक्रूड अनपेड एक्सपेंसेस। फिफ्थ देखिएगा, द थिएटर अलाउस द लोकल YMCA टू ब्रिंग चिल्ड्रन attending summer camp to the movies on any weekday afternoon for a fixed fee of 600 per month. On June 8, the YMCA made 1800 advance payment covering the month of July, August and September. हुआ कुछ यूं है कि इस केस में हम हैं सेलर, ठीक है। हमारा थिएटर है ना इसमें, कैंपस थिएटर। तो हमने अलाउ किया है YMCA को, कोई इदारा है, कोई कंपनी है, कुछ भी है ये, हमने अलाउ किया YMCA को कि वो अपने बच्चे ला के हमारे थिएटर में मूवी दिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने YMCA से जून 28 को
एडवांस में पेमेंट ली है। कितनी पेमेंट ली है? 1800 की पेमेंट ली है। ठीक है, 1800 की। पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा। 1800 की पेमेंट की ली है और 3 महीने के लिए लिया है। कौन कौन से महीने हैं वो है जुलाई का एंड भी होगा, अगस्त का एंड भी होगा, और सितंबर का एंड भी होगा। ठीक है, हम किस चीज़ से मतलब है फिलहाल? अगस्त से। तो अगस्त भी बीच में आ गया। तो एक एक महीना इसके 3 टुकड़े कर लेना। अगर 3 महीने की पेमेंट हमने उनसे ली है ना एडवांस में, जब हमने पेमेंट उनसे ली होगी तो उस टाइम ही हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा। ठीक है, एडवांस में जो एज अ सेलर जब हम एडवांस में पेमेंट लेते हैं तो वो अनअर्न्ड होता है। और जैसे जैसे आपके मंथ गुजरते जाएंगे, इस 1800 के 3 टुकड़े करें ना, तो 600, 600 और 600। तो हर महीना जैसे गुजरता जाएगा तो ये 600 का आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो फिल्म शिल्म देख लेंगे आपके यहाँ के बच्चे जो हैं। तो 600 का इकोनॉमिक बेनिफिट आपने उनको दे दिया, सर्विसेज दे दी हैं आपने उनको। आपकी तरफ से इकोनॉमिक सेक्रीफाइस हो गया ये। तो ये 600 का अर्न में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर 600 का अर्न में ट्रांसफर होगा। फिर ये 600 का अगले महीने अनअर्न से अर्न में ट्रांसफर होगा। कैसे करते हैं अनअर्न से अर्न में ट्रांसफर? अनअर्न्ड आपको पता है लाइबिलिटी होता है। तो जब उसको हमने कम करना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट कितने से? 600 से। और इसको ट्रांसफर करेंगे हम अर्नड में। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू था और अर्नड रेवेन्यू, अर्नड भी एडमिशन रेवेन्यू है। हम उनको आने की इजाज़त जो दे रहे हैं फिल्म देखने की। लेकिन मैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन अर्नड रेवेन्यू ही लिख रहा हूँ, अनअर्न्ड रेवेन्यू ही लिख रहा हूँ। नाम रंग बिरंगे हो सकते हैं, चीज़ है कि बस समझ आ जाए आपको। अच्छा चलो, ये भी हो गया। ये था पार्ट 5। अब आ जाए जी पार्ट 6 में। ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ नंबर्स, ये टाइप वाले नंबर्स हैं। कौन से टाइप की? और टाइप नंबर 4 है, जिससे वो नहीं था आपका अन क्या, अनकलेक्टेड रेवेन्यू, अक्रूड अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अब यहाँ सिक्स्थ एंट्री में वो कहता है कि थिएटर रिसीव्स अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अर्नड बाय टेस्टी कॉरपोरेशन। थिएटर ने कुछ रेवेन्यू अर्न किया जी। रेवेन्यू अर्न किया है किससे? टेस्टी कॉरपोरेशन से। तो सिंपल, पहले आप यहाँ पे अर्न रेवेन्यू लिख दें, क्योंकि इस केस में भी आप सेलर हैं और आपका जो कस्टमर है इसमें वो टेस्टी कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो टेस्टी कॉरपोरेशन की आगे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इस रेवेन्यू का नाम उन्हें कंसेशन एयर रेवेन्यू लिखा हुआ है, लेकिन आप चलो लिख लो यहाँ पे कंसेशन एयर, कंसेशन एयर अर्न रेवेन्यू। ठीक है, नाम ऐसे भी मुझे तो सकता है ना, रंग बिरंगे से नाम होते हैं। कॉन्सेप्ट ये कंसेशन एयर अर्न रेवेन्यू। अच्छा, आगे देखिएगा कि हाँ, theater receives a percentage of the revenue earned by Tasty Corporation, the concessionaire operating the snack bar. For snack bar sales in August, ठीक है जी, अगस्त की इंफॉर्मेशन है। टेस्टी ओज कैंपस थिएटर 2700। इस बात पे गौर कीजिएगा, टेस्टी हमारा कौन है? ये कस्टमर है। ओज कैंपस थिएटर, कैंपस थिएटर कौन है? हम लोग हैं। तो हम लोगों को टेस्टी ने पैसे देने हैं, यानी जो हमारा कस्टमर है उसने हमें पैसे देने हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? यही वाली चीज दोबारा लिख लो बेशक। कंसेशनर रेवेन्यू रिसीवेबल। सिंपल अकाउंट रिसीवेबल है तो हमने असल में नामों से रिकॉर्ड करना होता है, तो हमने पूरा लिख दिया कंसेशनर रेवेन्यू रिसीवेबल है, ये अकाउंट रिसीवेबल ही। तो कितनी अमाउंट लिखी है यहाँ पे? 2700 ही डेबिट होगा और 2700 ही क्रेडिट होगा। और टाइप भी आपको पता है कौन सी है ये फोर्थ टाइप है, अक्रूड अनकलेक्टेड रेवेन्यूज। अक्रूड अनकलेक्टेड रेवेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 7। मैं ज़रा स्लो और स्टेडी आराम आराम से करा रहा हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी, ताकि तेज़ भागूंगा तो
वैसे हो सकता है ना, कोई हर एक की ग्रास्प करने की स्पीड, अंडरस्टैंड करने की स्पीड फर्क होती है। किसी को अगर समझ आ जाती है जल्दी तो वेल एंड गुड। सेवन्थ देखिए, सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज बट नॉट रिकॉर्डेड। भाई अर्न कर ली है, रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। सैलरीज अर्न कर ली है, इसका मतलब है हमें जो है वो सैलरी एक्सपेंस डालना पड़ेगा। हमारे एम्प्लॉयज ने सैलरी अर्न की है, हमने नहीं की है, हमारे एम्प्लॉयज ने की है। इसका मतलब है हमने तो पे करनी है ना। 2040, और अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की। एम्प्लॉयज ने जो है वो अर्न की हैं, और हमने पे भी नहीं की है अभी तक, ठीक है। और पेड भी लिखा हुआ ना, सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज बट नॉट रिकॉर्डेड और पेड। पे भी नहीं की, पे भी नहीं की, इसका मतलब पेबल भी डलेगा। सैलरीज पेबल 2040, ठीक है। एट्स देखते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द अगस्त। अच्छा ये बात प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, जहन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर अगस्त, सिर्फ ये सिर्फ अगस्त के महीने का है, पूरी अमाउंट उसने आपको दे दी है। हमने 4.2 में भी देखा था, 4.1 में भी देखा था, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर दिसंबर था वो, ठीक है। उसमें भी पूरे मंथ का उन्होंने दे दिया हुआ था। तो ये बात आपने याद रखनी कि अगर तो एक मंथ का आपको दे दें तो ये पूरी अमाउंट आपने रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अगर वो कहे आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, तो उस केस में आपने, वो पूरे साल का है ना, तो फिर आपने उसके 12 हिस्से करने हैं, 12 टुकड़े करने हैं, और जो एक महीने का होगा वो आप रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पे इसने पूरा अगस्त का दे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अगस्त का आराम से रिकॉर्ड कर लोगे। डेबिट इनकम, रिकॉर्डिंग पे लगा, ठीक है। एट्थ एट्थ हम कर रहे थे, और इसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस था हमारा, और इनकम टैक्स पेबल है। इनकम टैक्स पेबल आपका, कि हमने एक महीने का हमें दिया हुआ है, तो हम पूरी अमाउंट इसमें डाल देंगे। 5040 और 5040, ठीक है। नाइन्थ भी ये रह गया हमारा। ये जो नाइन्थ है ना आपका, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, प्लीज पे जरा गौर कीजिएगा। ये कह रहा है कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज मंथली बिल्स आर रिसीव्ड, नो एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर यूटिलिटीज एक्सपेंस आर मेड एट द मंथ एंड। यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो, एक तो देखो इसमें अमाउंट नहीं दी हुई आपको कोई, इस पॉइंट में अमाउंट नहीं दी हुई, तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल याद होगा आपको, कि अगर आपके पास डॉलर में या रुपीस में किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग आपके अमाउंट में होती है। तो रिकॉर्ड तो हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरी वजह रिकॉर्ड ना करने की ये है कि वो कहते हैं कि यूटिलिटी एक्सपेंस की एंट्रीज को हम एंड पे एडजस्ट नहीं करते, एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं डालते उसकी। उसका बिल आता है हर महीने मंथ एंड पे, और साथ ही उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। इसका मतलब है कि अनएडजस्टेड के अंदर भी, ये जो अनएडजस्टेड का चार्ट है, इसमें सारा कुछ जुलाई 31 तक का है, लेकिन सारा कुछ जुलाई 31 तक का है, लेकिन जो यूटिलिटीज का डाटा है, यूटिलिटीज एक्सपेंस है, वो आपका 8 महीने तक का ही अपडेटेड है, ठीक है। बिल आता ही अपडेट कर लेते हैं उसको, राइट। तो हम भी यही करेंगे अभी, कि यहाँ पे कुछ नहीं हम करेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि उसने हमें अमाउंट ही नहीं कोई दी हुई एडजस्ट करने को। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, वो एडजस्ट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया आपका पार्ट ए। हर क्वेश्चन का हमने पार्ट ए और पार्ट बी करना है, राइट। तो ये बी पार्ट अगर आप इसका देखें यहाँ पे, बी पार्ट में वो कहता है कि ये तीन आपके अकाउंट्स हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन हाँ सर। एक्सपेंस। चलो बी पार्ट में देखो अब क्या है, यूटिलिटी एक्सपेंस है आपके। अभी मैंने आपको बताया कि ये हर महीने रिकॉर्ड करते हैं वो,
और एडजस्टमेंट इसकी नहीं करते। ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस। अब 8 महीने के ये अब तक के रिकॉर्डेड होंगे अनएडजस्टेड के अंदर भी। सवाल ये क्या है, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ पार्ट बी में। सवाल ये है कि ये तीन आपके अकाउंट्स हैं। ठीक है, आपकी एडजस्टमेंट करने से पहले, ये जो आपने 9 के 9 पॉइंट के एडजस्टमेंट की है ना, आपकी एडजस्टमेंट करने से पहले इन तीन अकाउंट्स की क्या सूरत हाल थी, कितने कितने महीने के ये एडजस्ट हो चुके हुए थे पहले से। आपकी एडजस्टमेंट करने से पहले कितने कितने महीने की एडजस्ट पहले से हो चुके हुए थे। तो उसका जवाब ये है कि यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो पहले से ही 8 महीने का एडजस्टेड था। क्यों? क्योंकि इसकी वो एडजस्टमेंट डालते ही नहीं है, इसकी वो बिल आता है तो साथ ही वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मंथ एंड पे बिल आ चुका होता है। तो ये सारे का सारा डाटा जो मेरे पास ऊपर है, ये वाला, ये अगस्त 31 का है, यानी कि 8 महीने का है। ठीक है, 8 महीने का ऑलरेडी ये डाटा है, तो 8 महीने के एंड पे रसीदें इसकी आ गई होंगी बिल की, और हमने पे वो कर दिया होगा जैसा ये बता रहे हैं। अब आ जाओ जी डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन किसकी भला, ये नीचे थी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये कितने महीने का हो चुका होगा। ये डेप्रिसिएशन की तो हम एंट्रीज डाल रहे हैं, देखो ऊपर भी हमने एंट्री डाली है यहाँ पे, यहाँ पे भी एंट्री डाली है हमने, इधर आई थी कहीं एंट्री, ये आई थिंक थर्ड है, हाँ जी, थर्ड एंट्री है ये वाली, फिक्सचर्स वाली। तो इसमें देखो ना, हम तो हर महीने एंट्री डाल रहे हैं, ये ऊपर बिल्डिंग वाली भी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्वियसली हमारी एंट्री डालने से पहले 7 महीनों की एडजस्टमेंट हुई होगी, 7 महीनों की हुई होगी पहले से। 8वीं की तो हम खुद कर रहे थे ना अभी। तो हम ये सवाल ही हमसे पूछ रहा है कि इन अकाउंट्स में हमारी एंट्रीज डालने से पहले की क्या सूरत हाल है, तो 7 महीनों की होगी। अगर डेप्रिसिएशन की 7 महीनों की हुई है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी 7 की ही हुई होगी। 7 की ही हुई होगी। ठीक हो गया। अब ये बस इतना ही था 4.4। हर क्वेश्चन का पार्ट ए और बी मैं करा रहा हूँ, यानी आप कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको किसी को कि सी कराया था सर ने, डी कराया था कि नहीं कराया था। ठीक है, सारे ए और बी हैं जो मैंने कराए हैं। हम 6 करेंगे, 4.6 और 4.7 करेंगे इसके बाद। ठीक है, 4.6 में वो क्या कह रहा है, एल्पाइन एक्सपीडिशन ऑपरेट्स अ माउंटेन क्लाइंबिंग स्कूल। स्कूल है जी एक, ठीक है, ऑपरेट वो करता है। तो ऑब्वियसली स्कूल से रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी वो सारी ये करते होंगे प्रोवाइड। बाकी फॉर्मेट वही है क्वेश्चन का कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है दिसंबर 31 का। दैट मीन्स लास्ट टाइम कब एडजस्ट हुआ होगा, नवंबर 30 में हुआ होगा। ठीक है, तो ये अब सारे आपके अकाउंट्स हैं नीचे, और इसको हम एडजस्ट भी करेंगे अभी। सारे हम पॉइंट्स पढ़ के, ये देखो पहला पॉइंट कितना इजी है, अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड फी। अक्रूड का मतलब होता है पेमेंट जब डिले होती है, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, पेमेंट इज डिलेड। बट अनरिकॉर्डेड फी अर्नड, फी हमने अर्न कर ली है, फी हमने अर्न कर ली है। डेबिट, सॉरी क्रेडिट, फी अर्नड। ठीक है, ये हो गया जी आपका। कौन से टाइप की एंट्री है ये, फोर्थ टाइप की है, अक्रूड अनरिकॉर्डेड
अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। सेकंड में देखिएगा, रिकॉर्ड शो दैट 6600 ऑफ कैश रिसीट्स ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, ठीक है। अच्छा, ये जो 6600 है आपका, ये पहले अनअर्न्ड था, ये पहले अनअर्न्ड रेवेन्यू था, ठीक है। तो अनअर्न्ड था, अब अर्न हो गया है। क्या मतलब है इसका? अर्न में ट्रांसफर। अच्छा, पार्ट टू हम कर रहे थे कि अनअर्न्ड से अर्न में ट्रांसफर हुआ, डेबिट हुआ जी आपका अनअर्न्ड, क्योंकि पहले अनअर्न्ड था। अनअर्न्ड आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हमने कम करना है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू कितने का? 6600, और ट्रांसफर करेंगे जी इसको अर्न रेवेन्यू में। 6600, ठीक है। कौन सी टाइप की एंट्री है ये? सेकंड टाइप की, कन्वर्ट लाइबिलिटी टू एक्सपेंसेस, सॉरी रेवेन्यू। थर्ड पे आ जाएं। द कंपनी परचेस्ड अ 12 मंथ्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन जून 1। जून 1 को जनाब इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कितने की ली है इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी? जून 1 को इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 साल की, ठीक है। यानी अगले अगले साल का कोई मई 30 तक बनेगा ये। तो दरमियान में दिसंबर भी आता है, December 31 भी आता है। हमें तो December 31 की एंट्रीज डालनी है सारी, 31 भी आता है। तो जब इन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो कितने की ली होगी? 36,000 की ली है, बल्कि ली होगी नहीं, यहाँ पे दिया हुआ अमाउंट दी हुई। तो उस वक्त डबल एंट्रीज उन्होंने क्या डाली? डालते हैं जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं एडवांस में, हम डेबिट करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस को, और क्रेडिट हम करते हैं तब कैश को। 36,000 और 36,000। लेकिन यहाँ पे उसने आपसे ये एंट्री नहीं मांगी हुई, यहाँ पे तो उसने आपसे एडजस्टमेंट मांगी हुई है। वो आपको कह रहा है जी कि दिसंबर, जो सॉरी, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने ली है जून 1 को 36,000 की। तो हर महीने ऑब्वियसली जैसे ही एक महीना गुजरता होगा, ये जून 30 आ गया है जब, तो जून 30 आ गया है, एक महीना गुजर गया। एक महीना गुजर गया, दैट मीन्स कि अब ये पूरे की पूरी जो 36,000 है ये प्रीपेड नहीं रहा अब आपका। थोड़ा सा इसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल हो गया है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस बन जाएगा। एक महीना और गुजरा, जुलाई का भी गुजर गया महीना जी। पॉइंट ये है कि जून 1 में 36,000 की आपने प्रीपेड इंश्योरेंस ली है, ठीक है। इंश्योरेंस जब हम लोग लेते हैं तो वो एक पीरियड की पूरी पेमेंट करते हैं। कौन से पीरियड की? जो आने वाला पूरा साल है। अगर जून 1 में हमने पेमेंट की, दैट मीन्स आने वाला साल है पूरा, वो कब जाके खत्म होता है? वो अगले साल का मई 30 को खत्म होगा, राइट। अभी पूरे 12 महीने आपके पास पड़े हैं, तो 12 महीने आपके पास पूरे के पूरे अनएक्सपायर्ड हैं आपके, ठीक है। 12 महीने आपके पूरे के पूरे अनएक्सपायर्ड हैं। जैसे जैसे एक महीना गुजरेगा, एक महीना गुजरा आपका, पहले जून 1 था, जून 30 आ गया, महीना गुजर गया, दैट मीन्स कि एक महीने की पेमेंट आपकी एक्सपायर हो गई है। जब एक्सपायर होगी एक महीने की पेमेंट, उससे आपने इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल हो गया आपका, तो फिर आपका वो एक्सपेंस बन जाएगा। फिर एक महीना और गुजरा, फिर एक्सपेंस बन गया। अब देखो, इस 36,000 के हमें 12 टुकड़े करने पड़ेंगे। एक महीना गुजरा तो 3,000 एक्सपायर हुआ, अगला महीना गुजरा फिर 3,000 एक्सपायर हुआ, उससे अगला महीना गुजरा फिर 3,000 एक्सपायर हुआ, फिर अगला महीना गुजरा फिर 3,000 एक्सपायर हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे महीने गुजरते रहेंगे 3,000 एक्सपायर होते रहेगा, ठीक है। फिर आगे जी सितंबर, ठीक है। ये दिसंबर मैंने यहाँ लिख दिया था, इसको मैं मिटाने लगा हूँ। तो ऐसे करते करते सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, यहाँ पे दिसंबर आएगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगले साल का फिर मई आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हर महीने आपने कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या होगी? जो 3,000 का पोर्शन है आपका, हर महीना जब गुजरेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट आप अवेल कर लोगे उससे, इंश्योरेंस का। तो वो प्रीपेड से या अनएक्सपायर्ड से इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। अब इससे एक बात आपको और पता चल गई कि प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा नाम जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है।
ठीक है, आई रिपीट, प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा नाम जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। जैसे जैसे आपके मंथ गुजरते हैं, आपका जो अनएक्सपायर्ड से एक्सपायर्ड की तरफ सफर शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? और जैसे ही आपका पीरियड एक्सपायर होता है, वो एक्सपेंस बन जाता है। जैसे ही आपका पीरियड एक्सपायर होता है, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये तो रफ वर्क की एंट्री थी। नीट वर्क की एंट्री ये है आपकी, जो थर्ड पॉइंट की है, वो होगा डेबिट आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो कि है 3,000, और क्रेडिट है आपका, जो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पे की थी वो थोड़ी सी अब कम होगी, उसमें से आपका थोड़ा सा जो पोर्शन है 3,000 का, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 3,000 में ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये टाइप 1 की एंट्री है, कन्वर्ट एसेट टू एक्सपेंस वाली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। ये नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से देखिएगा। क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑन हैंड एट December 31। ठीक है, इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा। आपके पास जो ऊपर डाटा दिया हुआ है चार्ट में, यार फोर्थ रह गया है। फोर्थ रह गया। जी, अच्छा, क्लाइंबिंग ये वाला फाइव मैं फिफ्थ है। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। चलो फोर्थ कर लेते हैं पहले। फोर्थ पॉइंट पहले कर लेते हैं। फोर्थ में वो कहता है जी कि December 1 में कंपनी ने पे किया, चलो इसके लिए भी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। December 1 को कंपनी ने पे किए $2,200। ठीक है। क्यों पे किए उन्होंने? उन्होंने एडवर्टाइजमेंट छपवानी थी, इश्तहार छपवाने थे। ठीक है। और December 30 तक आधी पेमेंट के इश्तहार छप गए हैं। ठीक है, आधी पेमेंट कितनी है? अगर 2,200 पूरी पेमेंट है तो आधी पेमेंट 1,100 होगी। ठीक है, दोबारा सुनिएगा कहानी। दिसंबर 1 को इन्होंने एडवांस में पेमेंट की है। तो एडवांस में पेमेंट की है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो डेबिट होगा उस टाइम प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, और क्रेडिट होगा आपका कैश। उस वक्त ये हुआ होगा, हमें हमसे वो ये मांग नहीं रहा है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा होता हूँ। ठीक है। हमसे वो क्या मांग रहा है? वो कह रहा है कि दिसंबर 30 को आधे पेमेंट के इश्तहार छप गए हैं। तो आधी पेमेंट कितनी है? वो तो 1,100 है। दैट मीन्स आधी पेमेंट के अगर इश्तहार छप गए हैं, तो आधी पेमेंट अब प्रीपेड नहीं रही, आधी पेमेंट अब एक्सपेंस बन गई है, यूज हो गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी एंट्री है प्रॉपर 4 की, हम ये करेंगे, डेबिट करेंगे एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, जो कि है आपका 1,100, और क्रेडिट करेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को, जो कि है 1,100। ठीक है, इस यही एंट्री थी बस इसकी। ये भी आप देख लो कि इस टाइप की टाइप 1 में फॉल करती है, कन्वर्ट एसेट टू एक्सपेंस। फिफ्थ एंट्री आप देखो, क्लाइंबिंग सप्लाई, ये समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा है समझने वाला पॉइंट। November 30 का डाटा जो आपके पास ऊपर अनएडजस्टेड है ना, यहाँ वाला ये जो डाटा यहाँ पे है सारा, ये अनएडजस्टेड है आपका December 31 तक का। दैट मीन्स लास्ट टाइम कब एडजस्ट हुआ होगा? November 30 को हुआ होगा, राइट। और हमने इसको एडजस्ट करना है किसके मुताबिक? जो नीचे पॉइंट्स हम पढ़े हैं, तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं December 31 के मुताबिक। अगर आप यहाँ ऊपर देखो ना, क्लाइंबिंग सप्लाईज होती क्या है? पहले पहले सप्लाई समझ लो क्या होती हैं। सप्लाईज होती हैं वो जो हम पहले से चीज़ें ला के रखते हैं, नहीं, छोटी छोटी सी, अपने ऑफिस यूज़ के लिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ये पेन होता है, सॉरी पेन तो होता ही है, वो जो मार्कर आपसे मंगवाते हैं बार बार बोर्ड के लिए, कि CR जो मार्कर ले आओ, या फिर वो डस्टर होता है। ठीक है, या टोनर्स होते हैं,
सारी क्या है और ये जो रेम होते हैं आपके, जो प्रिंटर के लिए पेपर्स होते हैं, ये सब सप्लाईज हैं आपकी। ये पहले से लेके रख लिए होते हैं। और जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं, जब वो सर आपसे मार्कर मंगवा लेते हैं और मार्कर यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो सप्लाईज एक्सपेंस बन जाता है। पहले वो सप्लाईज होती हैं जब अनयूज्ड होती हैं, जब वो यूज़ हो जाती हैं तो वो सप्लाईज एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है। तो सप्लाईज और सप्लाईज एक्सपेंस का फ़र्क आपको पता चल गया। अब आप नवंबर 30 में देखो, क्लाइंबिंग सप्लाईज कितनी है? 4900 है। ठीक है। अब यहाँ नीचे जो डाटा है इस पे आ जाओ वापस। नीचे डाटा है इस पे वापस आ जाओ। ये वो कहता है आपको, क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑन हैंड एट December 31 अमाउंट टू 2000। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि December 31 में वो कह रहा है आपकी सप्लाईज अब 2000 है। नवंबर 30 में कितनी थी? 49 थी। नो, December 31 में 2000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक महीने के अरसे में 2900 की क्लाइंबिंग सप्लाईज यूज हो चुकी हैं। ठीक है, यूज हो चुकी हैं। जब यूज हो गई हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर एक्सपेंस बन गई हैं 2900 का। यही हमने रिकॉर्ड करना है इस एंट्री में। ठीक है। यूज हो गया तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। क्लाइंबिंग सप्लाईज एक्सपेंस 2900। और क्रेडिट क्या करेंगे हम? अभी देखो, क्लाइंबिंग सप्लाईज का ऊपर जो बैलेंस दिया हुआ है 4900, ये क्लाइंबिंग सप्लाईज आपकी अगले महीने कम हो गई है ना। तो एसेट आपका कम हुआ है, तो एसेट को कम भी तो करना है हमने। क्लाइंबिंग सप्लाईज कम भी तो करनी है हमने। कितने से कम करनी है? ऑब्वियसली जितनी यूज हुई है हमारी उतनी कम होंगी ना। 2900 से कम भी हो गई हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी डबल एंट्री थी। ये भी जो आपकी टाइप है, टाइप 1 में आती है। कन्वर्ट एसेट टू एक्सपेंस। ये पहले आपके एसेट थे, सप्लाईज यूज होके एक्सपेंस बन गए। नंबर 4। 4 नहीं बल्कि 6 है। 6th, ऑल क्लाइंबिंग इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड व्हेन द बिजनेस फर्स्ट फॉर्म्ड। बिजनेस बनाया जी, सारे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट उस टाइम परचेज कर लिए थे। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट एट दैट टाइम वाज 4 years। अच्छा भाई, देख लेते हैं क्लाइंबिंग सप्लाई, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का पहले देखो ये क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट है जी 57600। और इसकी जो लाइफ बता रहा है वो आपको, वो है 48 months। ठीक है। 48 months उसकी लाइफ है। दैट मीन्स दैट मीन्स के डेप्रिसिएशन की जो पर मंथ की अमाउंट आएगी वो 1200 की आएगी। तो वही एंट्री है, डेप्रिसिएशन की दुनिया की सबसे आसान एंट्री है। डेबिट किया डेप्रिसिएशन को। ठीक है। साथ आगे वो आप क्लाइंबिंग इक्विपमेंट लिख दो, जो एसेट का नाम होता है। और क्रेडिट आप वही कर लो, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट 1200 का डेबिट और 1200 का क्रेडिट। ठीक है। 7th देखिए, देखिएगा October 1, year 1, द कंपनी बोरोड 10,000 बाय साइनिंग एन 8 month लोन। ये जो आपको आपने लोन लिया है, आपकी कंपनी ने 10,000 का लिया है, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बेशक आपने 8 महीने का लिया हो, बेशक आपने 6 महीने का लिया हो, बेशक आपने साल का लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज़ से पड़ता है? जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, यहाँ पे वो 9% है। और वो एनुअल है, याद रखिएगा। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एनुअल होता है। तो इसलिए आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जितने मर्जी महीने की आपने ली हो, आपने अपने इंटरेस्ट रेट के मुताबिक देखना होता है। और आपकी जो एंड पे ये अमाउंट आई है 900, ये भी एनुअल ही आई है। ठीक है। ये बात बताना बड़ी ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप में से लोग पता क्या करेंगे, ये ये 900 की एनुअल पेमेंट आई है ना, तो हमें इसके 12 टुकड़े करने हैं। 75 की एक महीने की बनेगी। अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप कहेंगे जी ये मंथ, ये जो हमारा लोन था ये हमने 8 महीने के लिए लिया था,
तो हम इसको 900 को डिवाइड करेंगे 8 से। नहीं जी, 8 से डिवाइड नहीं करना है इसको। इसको डिवाइड करना है 12 से। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअल है। सही है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात। तो 75 आपका है इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल इस महीने का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 75 और क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल 75। ठीक हो गया। एट्स देखिएगा, अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरीज। वो तो पुराना ही आ गया दोबारा से। सैलरीज का तो इतना आसान होता है। सैलरीज अक्रूड हैं, मैं यानी अभी तक पे नहीं की ना ही रिकॉर्ड की हैं, तो जनाब हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और इसको पेबल भी डाल देते हैं। ठीक है। 9th एंट्री। 9th में देखिएगा एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर। देखो अब यहाँ इंटायर ईयर आ गया है, पिछली दफ़ा अगस्त था सिर्फ। इंटायर ईयर का मतलब ये है कि 14,000 अगर पूरा साल है तो करो उसके फिर 12 हिस्से, कितना बन जाएगा? 1167। तो एक महीने का इतना आ गया फिर। ठीक है। डेबिट ही आप करोगे, डेबिट आप करोगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। आपने एक महीने का जो रिकॉर्ड करना है। डेबिट आप करोगे इनकम टैक्स एक्सपेंस एक महीने का 1167। और अभी ये पे नहीं किया, इस पॉइंट को आप पढ़े ना पूरा। द टैक्सेस आर ड्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर टू। ये ड्यू है, अभी पे नहीं किया मतलब। ड्यू है का मतलब यही ना कि आगे जाकर ड्यू होगा, पहले क्वार्टर में। तो अभी तक ये पे नहीं किया, लेकिन आपने एडजस्ट करना है अभी इसको पर मंथ। तो आप कर लें इसको एडजस्ट। इनकम टैक्स पेबल 1167। ठीक है। ये आपकी हो गई है सारी 9 की 9 एंट्रीज। इसका पार्ट बी करते हैं। आज हमने 3 सवाल करने हैं टोटल, ये दूसरा हम कर रहे हैं। ये देखें पार्ट बी के अंदर, ये कुछ अकाउंट्स हैं आपके। कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो गई। ये सब के सब आपके बैलेंस शीट आइटम्स हैं। बैलेंस शीट आइटम समझते हैं ना कौन से होते थे? वो जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में होते थे, एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी यानी कैपिटल। तो ये सारे के सारे आपके इसके बैलेंस, इसमें हमने करना ये है कि देखें जैसे पहले कैश है, तो कैश जो है आपका, इसका पुराना बैलेंस हमने देखना है यहाँ से। पुराना बैलेंस कितना है आपका? 13,900। ये नवंबर का बैलेंस है। फिर हमने ये देखना है कि हमने जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज की हैं ऊपर, उसमें कोई कैश की एंट्री है? ठीक है, कोई है कैश की एंट्री? कोई कैश की एंट्री नहीं की हमने। ठीक है, मुझे याद है हमने कोई नहीं की। अगर आप अपने पास नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए, हमने कोई कैश की एंट्री नहीं की। ठीक है। कोई 1 से लेके हमने स्टार्ट की, कैश किसी एंट्री में नहीं आता। नहीं आता तो फिर हम जाहिर है क्या इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं आया इसमें। नवंबर के बाद दिसंबर में कुछ नया नहीं हुआ कैश में। तो कैश की भी पुरानी एंट्री ही है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। पार्ट बी में हम कर ये रहे हैं, हमने पुराना बैलेंस देखना है। उसमें देखना है जो हमने एंट्रीज की हैं ऊपर, कुछ नया आ रहा है इसमें, कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ नया सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर हम जाहिर है कुछ नहीं करेंगे। कैश का यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 13,900 ही बैलेंस रहा है। अभी मैं दूसरा कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। दूसरे में वो ये देखें, कह रहा है आपसे अकाउंट रिसीवेबल देखें। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल देखिए। अकाउंट रिसीवेबल का पुराना डाटा देखें कितना है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है 78,000।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो एंट्रीज की हैं उसमें पहली एंट्री में था आपका अकाउंट रिसीवेबल। कहाँ है पहली एंट्री? ये आ गई, ये देखो अकाउंट रिसीवेबल। 6400। हाँ 6400 बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 6400 आपका ऐड होएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है ना, डेबिट हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी मुझे लेबर ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आई वांट कि आपको समझ आए पूरा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा क्लासरूम का इन्वायरमेंट दूँ। इसमें हम ऐड करेंगे एडजस्टिंग एंट्री वन को। वन के डाटा में से हमने निकाला कि अमाउंट थी आपकी 6400। तो अब इसका बैलेंस अपडेट हो जाएगा 84,400 हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल का डाटा अपडेट हो गया दिसंबर 31 की एडजस्टिंग एंट्री के बाद। और एंट्री कौन सी थी? पहली एंट्री थी। आप देखें जी आगे तीसरा भी उसने कुछ मांगा हुआ है आपसे, मैं मुझे याद है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मांगी थी उसने आपसे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में भी हम यही करेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हम प्रीपेड इंश्योरेंस को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं प्रीपेड लिख भी देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस सेम चीज़ है। तो इसका हम ऊपर का यहाँ डाटा देखेंगे, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 18,000 की है। तो यहाँ 18,000 हमने लिखा। फिर हम देखेंगे कौन सी एंट्री में हमने इसकी एडजस्टमेंट की है। तो तीसरी एंट्री में की है हमने। ये तीसरी एंट्री, हाँ ये वाली, ये देखें। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की थी, प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने कम किया है, क्रेडिट किया ना यहाँ पे। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हमने कम किया है 3,000 से। तो हम यहाँ पे उसको कम कर लेते हैं। लेस एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी भला? थ्री। हाँ जी, थ्री थ्री थ्री, यस यस। देख लो मैं आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग भी और से बहुत सुनोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें करनी पड़ती हैं बस, और उस वो फिर पूरे दिल से करनी चाहिए। 15,000 आपका ये नया बैलेंस आ गया। फोर्थ देखें, ऑन December 1। नहीं सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ वो जो यहाँ पे डाटा था, ये कौन सा वाला अब हमने करना है? अब हमने करना है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। पहले डाटा कितना था उसका, यहाँ पे देखते हैं अब। पहले डाटा था इसका 2,200 का। ठीक है। अब इसकी एंट्री कौन सी हमने की है ऊपर, हमें सारी एंट्रीज देखनी पड़ेंगी। तो फोर्थ एंट्री जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो थी, फोर्थ ये नीचे है, ये देखो यहाँ पे ये वाली प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ये हमने कम किया था ना इसको, हमारे आधे इश्तहार छप गए थे तो हमारा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कम हो गया था, कितने से? 1,100 से। तो हमने यहाँ पे इसको लेस किया। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री 4 में से हमने इसको डाटा को निकाल के एक्सट्रैक्ट किया, 1,100 का कम कर दिया। तो हमारा इस वक्त जो बैलेंस है वो 1,100 है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, उसमें फिफ्थ में आपसे कौन से अकाउंट का मांग रहा है? फिफ्थ में वो आपसे मांग रहा है क्लाइंबिंग सप्लाईज का। क्लाइंबिंग सप्लाईज पहले आपकी 4,900 थी, है मुझे, ऊपर हमने जब एक लाइन खींची थी। उसके बाद जो हमने देखा था कि नवंबर से दिसंबर में कितनी यूज़ हुई थी आपकी? 2,900 यूज़ हुई थी। ठीक है, तो बच कितनी गई थी? 2,000। अब देखते हैं कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है। वो थी हमारी क्लाइंबिंग सप्लाईज वाली, 5 थी। ये देखो ये आ गई। क्लाइंबिंग सप्लाईज आपकी 2,900 की यूज़ हो गई थी ना ये वाली।
तो आपने ये एंट्री डाली थी क्लाइमिंग सप्लाईज एक्सपेंस, और क्लाइमिंग सप्लाईज आपने फिर कम की थी, जाहिर है वो तो कम होगी ना, यूज जो होगी 2900 की, तो इसलिए मैंने यहाँ इसके अकाउंट से 2900 की कम की हैं। एडजस्टिंग एंट्री 5 है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो आपसे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का मांग रहा है। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट में तो हम कोई एडजस्टमेंट करेंगे क्या? नहीं, इसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है ना, हमने इसकी डेप्रिसिएशन डाली थी, तो प्लीज़ जहन में एक बात रखिएगा कि क्लाइंबिंग सप्लाईज, अगर यहाँ देखें यहाँ ऊपर, ये क्लाइंबिंग सप्लाईज, ये इसकी कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें इसको ख़रीदा था। सॉरी, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट देखना है, क्लाइंबिंग सप्लाईज नहीं देखना, अलग है अलग है। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का देखिए, कॉस्ट देखिए इसकी 57,600। ये वो कॉस्ट है कि जिसमें इसको ख़रीदा था। तो हर महीने की एडजस्टमेंट तो हो रही होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है ना जिसमें इसको ख़रीदा था। नवंबर 30 तक का डाटा है बेशक, ये उससे पहले अक्टूबर 30 तक का होगा, 31, 30 जो भी है, फिर सितंबर 30 तक का होगा, फिर उससे पहले अगस्त 31 का होगा। हर महीने एडजस्टमेंट हो रही होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी जिसमें इसको ख़रीदा है आपने। तो यहाँ पे फिर कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, चेंजिंग हम कहाँ पे करेंगे? जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा उसमें हम चेंजिंग करेंगे, और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में चेंजिंग करेंगे, जो नीचे डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो आपके तीन अकाउंट्स हैं। एक तो आपका अकाउंट मेन मेन एसेट का अकाउंट है जो ये वाला है, एक आपका अकाउंट है डेप्रिसिएशन वाला, और एक आपका अकाउंट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। तो इस अकाउंट में हमने ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इसलिए नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। और ये जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट क्या की ओरिजिनल कॉस्ट है जो कि थी 57,600, तो ये ऐसे ही रहेगी हर महीने। अब आ जाए सेवन्थ पॉइंट पे। सेवन्थ में उसने आपसे कौन से अकाउंट को मांगा हुआ है सही करने को? उसने कहा हुआ है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करें क्लाइंबिंग इक्विपमेंट की। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले कितना था, अब कितना है? तो पहले हम देख लेते हैं कितना था। यहाँ पे देखें, ये आ गई है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्लाइंबिंग इक्विपमेंट। ये है आपकी 37,400, 38,400 है बल्कि। ये मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। 38,400 है आपकी ये वाली, ठीक है। तो अब नई एंट्री आपने कोई की थी इसमें, वो कौन सी थी आपकी? वो आपकी थी एडजस्टिंग एंट्री, आई गेस 5 के बाद थी कोई, ये आ गई, ठीक है ये वाली। ये देखो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली, ये आपने, मतलब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना। ये 1200 का आपने इसको बढ़ाना है, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ 1200। एड एडजस्टिंग एंट्री से। हमें नोट्स पेबल का कुछ भी नहीं था, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, तो बैलेंस इसका 10,000 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से फिर आपका इंटरेस्ट पेबल भी है, इनकम टैक्स पेबल भी है। इंटरेस्ट पेबल, इसका पुराना बैलेंस आपका, अच्छा चलो, इंटरेस्ट पेबल पहले हमने देखा 150 का था, इसमें हमने मजीद ऐड करना है कितना? ये देखो, अगर आप ऊपर देख लो, एडजस्टिंग एंट्री आपकी कौन सी बनती है? ये सेवन्थ बनती है। कहाँ है सेवन्थ? ये ऊपर हमने की थी, ये सेवन्थ है आपकी, ठीक है। एट इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 75 और इंटरेस्ट पेबल भी 75। तो इंटरेस्ट पेबल भी 75 था, पेबल है बढ़ रहा है, 75 है। एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है? एडजस्टिंग एंट्री है
ये आपकी है सेवन्थ। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, आपने 75 ऐड कर दिया, तो ये आ गया नीचे 225 आ गया। 225 आपका इंटरेस्ट पेबल का नया बैलेंस आ गया। इस तरह से आई अज्यूम कि आप जो है ये वाला भी कर लोगे, ये जो है, ये जो इंटरेस्ट पेबल के बाद इनकम टैक्स पेबल और अनअर्न्ड भी। इनकम टैक्स का पुराना बैलेंस अभी आप ही ने मुझे बताया था, किसी ने एक ने आपने मुझे बताया था, इनकम टैक्स पेबल का पहले बैलेंस आपका यहाँ पे, इनकम टैक्स पेबल, पेबल का, एक्सपेंस का नहीं, ये देखो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो पेबल का मांग रहा है आपसे, इनकम टैक्स पेबल पहले आपका 1200 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर ऊपर कौन सी एंट्री हमने की है, ये आखिरी एंट्री हमने की थी इनकम टैक्स की, ये वाली। तो इनकम टैक्स पेबल आपका मजीद कितना बढ़ा है उसके बाद, पेबल है ना, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, 1167 से बढ़ा है। तो आपने यहाँ पे इसको बढ़ा लेना है, एड एडजस्टिंग एंट्री, कौन सी थी भलाई, 11th थी, एंट्री 11, 1167। अब जी 12th पॉइंट देखें, 12th पॉइंट में था अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू आपसे मांग रहा है। अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू वो कितना है, अनअर्न्ड का जो पुराना बैलेंस है, का है अनअर्न्ड का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो जरा किधर है अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू, वो है 9600 है। ठीक है, 9600 ये है, और मजीद जो आपने एडजस्टमेंट की है, ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है, लेस हो रही थी ये मुझे याद है, ये लेस होना था इसमें, मैं बता देता हूँ क्यों लेस करने लगे हैं हम। लेस किया हमने एडजस्टिंग एंट्री, कौन से वाला, कौन सी एंट्री थी ये, सेकंड एंट्री थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखें सेकंड एंट्री, ये देखें अनअर्न्ड रेवेन्यू 6600। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को जब कम करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6600 को, सेकंड एंट्री को हम कम करेंगे, और हमारा बैलेंस बच जाएगा 3000, सॉरी ये नहीं करना हमने, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं डालनी, ये ब्रैकेट हमने यहाँ डालनी है। तो ये 3000 का बैलेंस होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हमारा और रह गया, आज थोड़ी हिम्मत करके हमने करना है कंप्लीट, 4.7 है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारा कुछ रिपीट है, पार्ट ए तो वैसा ही है बिल्कुल जैसा आपने 4.6 में किया। चेंज क्या है इसमें, चेंज ये है कि हमने इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है साथ। ठीक है, साथ बैलेंसेस को अपडेट करेंगे, साथ इनकम स्टेटमेंट बनाने के, मैं आपके सामने करूंगा ये क्वेश्चन। तो अभी करते हैं शुरू। ठीक है, अच्छा करना क्या है अभी, करना ये है कि हम ये सारी एंट्रीज नीचे पढ़ेंगे वन बाय वन। यहाँ पे भी मंथली काम होना है, मंथली एडजस्टमेंट ही होनी है यहाँ पे भी। ठीक है, और महीना कौन सा आपका, दिसंबर का ही है, 31 का। ये आपके सामने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है दिसंबर 31 का, दैट मीन्स लास्ट टाइम कब एडजस्ट हुआ होगा, नवंबर 30 में एडजस्ट हुआ होगा। उसी तरह करेंगे सारी एंट्रीज को। पहली एंट्री हम करेंगे जी, देखते हैं क्या है, रिकॉर्ड शो दैट 5280 5280 in studio revenue had not been billed or recorded एज ऑफ दिसंबर 31। दिसंबर 31 को स्टूडियो रेवेन्यू जो रेंट है, वो हमने ना उसका बिल भेजा है, ना हमने उसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो दोनों काम कर लेते हैं। बिल्ड का मतलब ये होता है कि अकाउंट जिस जो हमारा कस्टमर है उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया।
अकाउंट रिसीवेबल। अब ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि कस्टमर ने पैसे दिए हैं, कैश आया फलाना। तो बिल्ड का मतलब आप समझ लें, जहाँ बिल्ड का वर्ड आया था ना, तो वहाँ आप समझ लें कि बात हो रही है जी अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड होने हैं। और क्रेडिट आपका है स्टूडियो रेवेन्यू अर्न। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट है? 5280 और 5280। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा है आपका स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड। स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड 2000। ठीक है, 2000 आपके पास इस वक्त हैं। ये बात समझने की कोशिश की, ये पुराने वाला ही है जैसे हमने वो क्लाइंबिंग सप्लाईज किया था, ये उसी तरह गए। इसमें ये होगा कि नवंबर में जो ऊपर 30 है, आपके पास कितनी सप्लाईज हैं यहाँ देखें। स्टूडियो सप्लाईज आपके पास है 9120 है इस वक्त। तो दिसंबर में वो कह रहा है जी कितनी है, 8280। इसका मतलब ये है कि नवंबर से दिसंबर में कुछ यूज़ हो गई हैं आपकी। वो कितनी यूज़ हुई हैं आपकी? वो हुई हैं 840 आपकी यूज़ हो गई हैं। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है ना, तो कम हो गई हैं। इसका मतलब 840 यूज़ हुई हैं। इसकी डबल एंट्री आप ऐसे करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। थोड़ी सी सप्लाईज आपने यूज़ कर ली हैं, वो एक्सपेंस बन गई हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? 840 और सप्लाईज आपकी कम हो गई हैं, तो क्रेडिट भी करनी पड़ेंगी। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है ना। ठीक है, टाइप 1 है ये। थर्ड पॉइंट, ऑन अगस्त 1 ईयर 1 द स्टूडियो परचेज 6 मंथ्स इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है जी, अगस्त 1 को इन्होंने 6 मंथ्स की इंश्योरेंस पॉलिसी ली। जब ली होगी इंश्योरेंस पॉलिसी तो डेबिट किया होगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने की? ठीक है, अगस्त में था और 3 महीने का रेंट था 1800 का। 3 का था पता नहीं, दोबारा देखता हूँ मैं। हाँ, 6 महीने की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। ठीक है, अगस्त से लेके कब तक की होगी? जनवरी 30 तक की। ठीक है, तो हर महीने गुजरते हुए महीने में जैसे अगस्त 30 आ गया, फिर थोड़ी सी एक्सपायर होगा आपकी, मतलब 1800 में से थोड़ी सी पेमेंट एक्सपायर होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस में से आपकी वो इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगी। इस 1800 के आप पहले 6 टुकड़े करो। यानी एक देखो, अगस्त 1 में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस ली 1800 की। एक महीना गुजरा, अगस्त 30 आ गया, तो इसका मतलब है उनमें से 1800 में से 300 की पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक महीना गुजरा और सितंबर आ गया, फिर दोबारा यही होगा, 300 की आपकी इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगी। फिर एक महीना गुजरा आपका, अक्टूबर आ गया, फिर आपकी पेमेंट जो है 300 की वो इंश्योरेंस एक्सपेंस बनेगी। करते करते दिसंबर भी आ गया, तो दिसंबर 31 को भी यही होगा, आपकी 300 की पेमेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगी। तो ये जो है आपकी सही वाली जो एंट्री है जो आपसे इसमें मांगी हुई है उन्होंने, वो है डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो कि 300 है। और प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपकी होगी, होगा क्रेडिट, क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, इंटरनेट पे इतबार नहीं है। नवंबर 1, नवंबर 1 को 30 लिख दिया है मैंने अभी। नवंबर 1 को आपकी पेमेंट क्या हुआ इसमें? हाँ, स्टूडियो का रेंट पे किया जी नवंबर 1 को, तो 7200 का। ये रेंट 3 महीने का है। कौन कौन से महीने का? नवंबर 30 का। नवंबर 30 में पहला रेंट ड्यू होगा। दूसरा होगा जी दिसंबर 31 में। तीसरा होगा जी जनवरी 31 में। ठीक है, तो ये 3 महीने का रेंट है, 7200। नवंबर, इसके 3 हिस्से कर लो, 2400।
2400 और 2400। तो हमें कौन सा चाहिए, हम तो दिसंबर का कर रहे हैं ना। दिसंबर का ये 2400। ठीक है, तो इसकी अब आप डाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जब ये आपने प्रीपेड रेंट दिया होगा तो कैसे किया होगा, डेबिट प्रीपेड रेंट 7200, और कैश भी 7200। लेकिन जब आप इसके एडजस्ट कर रहे हैं हर हर मंथ, एक महीना गुजरा, आपने वहां पे थोड़ा सा रह लिया एक महीना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन 7200 में से थोड़ा सा पोर्शन आपका एक्सपेंस बन जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट आपने अवेल किया है। तो ये वाली सही एंट्री है जब आप कर रहे हैं फोर्थ की, ये वाली, ये जो मैं अब करने लगा हूँ ये। ठीक है, डेबिट किया हमने रेंट एक्सपेंस, कितना, 2400 का, और प्रीपेड रेंट को हम करेंगे कम, कितने से, 2400 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट फिफ्थ। फिफ्थ में वो कहता है स्टूडियोज लोकेटेड इन द रेंटिंग, नहीं फिफ्थ आपका ये यूजफुल लाइफ ऑफ स्टूडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। भाई ये स्ट्रेट लाइन मेथड लगना है, डेप्रिसिएशन करनी है सिंपल। ये मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ। ठीक, क्या है इसमें, इसकी, इसका जो दिया हुआ आपको 108,000 की कॉस्ट है, और नीचे इसकी लाइफ भी दी हुई है आपको, वो दी हुई है 60 की, 60 महीने की। तो कितना बन जाएगा एक महीने का, जबरदस्त 1800 बनेगा। तो डेप्रिसिएशन आप डेबिट करेंगे, ठीक है, एज एन एक्सपेंस। साथ आगे उसका नाम लिख देंगे आप, एसेट का, एसेट का नाम क्या था, नाम ही भूल गया हूँ मैं, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट आप 1800। और क्रेडिट हम करेंगे, बताया था मैंने, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हम क्रेडिट करते हैं। साथ आप एसेट का नाम भी लिख लेंगे, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। आई गेस आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 18,000 से रिकॉर्ड भी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उसके बाद, हमारा पॉइंट नंबर 6 है, ऑन May 1, ऑन May 1 द स्टूडियो बोरोड 19,200। स्टूडियो ने 19,200 का लोन लिया, और ये लोन आपका जो है ये 12 महीने का है। मैंने बताया था जितने मर्जी महीने का लोन हो, प्रिंसिपल अमाउंट के की ड्यूरेशन नहीं देखनी होती है आपने। आपने ड्यूरेशन देखनी होती है इंटरेस्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट रेट की अमाउंट की, जो कि यहाँ 9 है, ये ईयरली होता है। सही है, अब मैं डायरेक्ट ही कर लूँगा 1/12 से, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको समझ आ गई होगी पहले कर करके कि आपको एक महीने का लोन का इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 144। ठीक है, डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 144, और क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल 144। ठीक हो गया। सेवन्थ, सेवन्थ पॉइंट में वो कहता है जी आपके कि अनअर्न्ड स्टूडियो रेंट, यहाँ पे देखें कहीं लिखा हुआ है अनअर्न्ड स्टूडियो रेंट, रिकॉर्ड्स शो दैट 4320 of cash receipts originally recorded as unearned studio revenue has been earned as of December 31। ये जो आपके 4320 हैं, ये पहले अनअर्नड थे आपके। अब वो कह रहा है जी ये इस महीने December 31 में अर्नड हो गए हैं। तो वही एंट्री है अनअर्नड से अर्न में ट्रांसफर करने की। अनअर्नड को आप कम करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने उसको अर्न में ट्रांसफर करना है। अनअर्नड रेवेन्यू को कम किया, कितने से कम किया, 4320 से कम किया, और उसको ट्रांसफर कर दिया अर्न रेवेन्यू में। जब अर्न रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने वो कर दिया काम। ठीक है, 8th नंबर में
सैलरीज वाली आ गई है, सैलरीज अर्नड बाय रिकॉर्डिंग टेक्नीशियन बट रिमेन्ड अनपेड। ठीक है, सैलरी रिकॉर्ड भी नहीं, सैलरी जो है वो अर्नड बाय रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस दैट रिमेन अनपेड। अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस ने अर्न की है ये। ठीक है, कितना उन्होंने वैसे अल्फाज से उलझाया है ना। सैलरीज अर्न की है रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस ने, लेकिन ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुई भी। दैट रिमेन अनपेड, और पे भी नहीं हुई भी। चलो कर लेते हैं फिर। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 648, और पे भी नहीं हुई भी। आप गौर करो ना, आप एक ही एंट्री है, दो चार तरह की एंट्रीज हैं बस, वो बार बार आती रहती हैं इसमें। बस हमने वो पढ़ के उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फौरन स्टेटमेंट पढ़ के जहन में आना शुरू हो जाएगी। ये नाइन्थ थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इसको प्लीज गौर से देखिएगा। Studios accountant estimates that income taxes expense for the entire year ended December 31 is, पूरे साल का जो इनकम टैक्स है ना आपका, पूरे साल का, वो है 23520। ये पूरे साल का इनकम टैक्स है। ठीक है, साथ वो ब्रैकेट में कहता है नोट दैट 21480 ऑफ दिस अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ये कह रहा है आपको कि इसमें से 21480 का ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा? नवंबर 30 तक ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपने प्रूफ देखना है तो ये आप ऊपर देख लो, ये देखो इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे, ये देखो ये December 31 का अनएडजस्टेड है, दैट मीन्स कि November 30 तक का एडजस्टेड होगा। तो November 31 तक देखो, ये 21480 आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यहाँ पे। तो यही इसने यहाँ पे भी लिखा है, ये देखो। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने इस इस पूरे साल के इनकम टैक्स में से, जो कि 23520 है, उसमें से ये 12 महीने का है, तो उसमें से 11 महीने का अगर आप निकाल दो तो सिर्फ दिसंबर का नहीं बच जाएगा आपके पास, सिर्फ दिसंबर का आ जाएगा आपके पास ऐसे। तो अब आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है आराम से। ठीक है, अब तो मुश्किल ही कोई नहीं रही। डेबिट किया इनकम टैक्स एक्सपेंस को, जो कि है 2040, और क्रेडिट किया, अभी पे नहीं किया ये आपने। ठीक है, पे नहीं हुआ अभी ये। एस्टिमेट किया आपने एंटायर एंटिटी, दिस अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन, ये पुरानी वाली अमाउंट है, ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। ये भी पे नहीं हुआ। ठीक है, तो पे अभी हम इसको करेंगे। ये सिर्फ ये एस्टिमेटेड है, और इनकम टैक्स की एस्टिमेशन में हम एक्सपेंस डालते हैं। ये अब आप जब थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो मेरे से पढ़ेंगे या किसी और से पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको ये कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। बैड डेट भी होता है उसमें, ये इनकम टैक्स की भी होती हैं, उसमें वारंटी की भी होती हैं, प्रोविजंस बनाते हैं हम। तो अभी फिलहाल जो है ना, बस आपको समझ आ गई है इसकी नाइन्थ की भी। ये 9 एंट्रियां हो गई हैं आपकी, एंट्रीज हो गई हैं, बल्कि एंट्रियां कुछ नहीं होता। अब उसका पार्ट बी हम करेंगे। पार्ट बी में हमने ये करना है कि ये जो सारे के सारी हमने एंट्रीज की हैं ना, 9, ऑब्वियसली इसकी वजह से कुछ हमारे पुराने बैलेंसेस अपडेट होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4.6 में किए थे। लेकिन उसमें हमने अपडेट नहीं करना, सिर्फ इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो वो मैं आपके सामने बना लेता हूँ इधर ही। वो देखने में ही मुश्किल लगती है कोई नहीं मुश्किल। इनकम स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है जी कि नेट इनकम, कहाँ कहाँ ये पार्ट भी पढ़ो। यूजिंग फिगर्स फ्रॉम द कंपनीज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन कंजंक्शन विद एडजस्टिंग एंट्रीज मेड इन पार्ट ए, कंप्यूट नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड। नेट इनकम निकालने के लिए ना हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, तो हम बना लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लिखो उसका, कंपनी का। वो है जी कैन हैंसली इंटरप्राइजेस इन कंपनी। ठीक है, साथ आप नीचे लिखोगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड
अब देखो बैलेंस शीट याद है, उसमें हम एज एड लिखते होते थे। यहाँ पे हम लिखते हैं जी फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये साल के एंड पे बनानी होती है। ईयर वन। चलो शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, आप याद रखिएगा, एक इनकम और एक एक्सपेंस। जिसको अकाउंटिंग का नहीं भी पता उसको भी इतना तो पता होगा ना कि एक आपकी आमदनी होती है, एक आपके अखराजात होते हैं। और जब आप आमदनी में से अखराजात निकाल लेते हो तो वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने यही करना है। आपका जो स्टूडियो अर्नड रेवेन्यू अर्नड है, वो पहले कितना था यहाँ पे देखो। यानी नवंबर 30 तक कितना था स्टूडियो अर्नड आपका। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है स्टूडियो अर्नड, स्टूडियो अर्नड। वो ये लिखा हुआ है 128,400। ठीक है, पहले आपका 128,400 था नवंबर तक। तो अब आपने देखना है जी नई एडिशंस कितनी हुई हैं। नई एडिशंस का कैसे पता चलेगा अब आपको, वो जो आपने एंट्रीज की हैं ऊपर उससे पता चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखना, देखो ये एक आ गया, ये अर्न रेवेन्यू आ गया है 4320। एक ये हो गया, और और क्या हो गया, और भी नहीं देखना पड़ेगा हमें। ये भी आ गया, ये देखो ये भी आ गया 4320 और 5280। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 4320 और 5820, बल्कि 5280। ठीक है, तो इसका अब आप देना, इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो आपका अपडेटेड आ जाएगा, अपडेटेड रेवेन्यू अर्नड आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका इनकम का पोर्शन था, रेवेन्यू का पोर्शन था, ये इतना सही था बस। इस आपके पास और कोई भी इनकम नहीं है। अब मैंने बताया था ये आमदनी है। ठीक है, अखराजात का पोर्शन भी होगा। अखराजात का पोर्शन हम जरा ब्लू से उसको दिखा देते हैं जी, कि एक्सपेंसेस का पोर्शन। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। इनकम तो एक थी ना, एक्सपेंसेस कोई 7-8 हैं आपके। तो पहला एक्सपेंस देखते हैं इसमें कौन सा है आपका। पहला एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, अगली दफ़ा मैं छोटा करके ये एक्सपी लिख दूंगा। सैलरी एक्सपेंस देखें पहले कितने थे आपके, यहाँ पे ये लिखे होंगे। सेल यहाँ ये आ गया 21600, 21600। और आपने मजीद इसमें सैलरी की कैंटी डाली थी ऊपर। 648। बिल्कुल ऐसे ही है, 648 डाली थी आपने ये वाली। तो ये ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, 648 ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा 224, 22248 बन जाएगा। ठीक है, या आपने देखो इसमें ऐड किया। हम हर हर एक्सपेंस के साथ यही सलूक करना है हमने। ठीक है, सप्लायर एक्सपेंस होंगे, आप यहाँ देखोगे पहले, ये जो आपका पहले वाला चार्ट है ऊपर अनएडजस्टेड वाला, उसके अंदर कितना बैलेंस है यहाँ पे, कितना है भाई सप्लायर एक्सपेंस का, यहाँ पे लिखा होना, ये लिखा हुआ है, ये है 1440 है। तो मजीद इसमें कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, कितनी करेंगे, जो ऊपर एंट्री थी हमारी, तो उससे हमारा बन जाएगा 2280। ठीक है, खुशी हो। इंश्योरेंस एक्सपेंस का भी यही करेंगे। एक मैं आपके सामने करके और दिखा देता हूँ फुल, उसके बाद मैं डायरेक्ट सिर्फ टोटल अमाउंट्स लिख लूंगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस पुराना, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये है 3216। और अगर मैं ऊपर करके आपको दिखाऊं इंश्योरेंस की एंट्री, हाँ 300 थी। यहाँ पे मैं इन सबको बाकियों को भी दिखा देता हूँ। ये देखो हमने डेबिट किया था इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो ये 300 से मज़ीद बढ़ जाएगा इन एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद। 300 से बढ़ा लिया हमने, तो ये बन जाएगा 3516। इसी तरह अब मैं बाकी सब का डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, आपको समझ आ गई करना कैसे है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, चलो एक आधी और करके दिखा देता हूँ अभी, टाइम असल में काम है हमारे पास, सेशन एंड होने वाला है। डेप्रीसिएशन आपकी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन, ये पहले कितनी थी देखो यहाँ लिखी हुई है, 19,800 थी। तो मजीद नई कितनी आई, आई, या बाकी सब लोग भी देख लो, ये देखो ये वाली आई थी डेप्रीसिएशन, हमने जब पढ़ाई है ना उसको डेबिट किया था हमने।
तो ये यहाँ पे हम कर देंगे 1800 को ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर लो 21600, ठीक है। इस तरह से आपने करना ये है कि पुराना बैलेंस पकड़ना है, ऊपर एंट्रीज देख के देखना है कि बड़ा है कि कम हुआ है। बड़ा है तो ऐड कर देना, कम हुआ तो लेस कर देना है। अभी तक सारे बड़े ही हैं वैसे। स्टूडियो रेंट एक्सपेंस, पुराना बैलेंस उसका यहाँ पे लिखा होगा, वो आप देख लेंगे कितना है इधर टू स्टूडियो रेंट एक्सपेंस का। डन 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 डन, ये 25200। और मजीद इसमें नया कितना आ गया था? नया इसमें आया था आपका 1200 आया था, 1400 आया था, कितना आया था? 2400 आया था, यस 2400 आया था। वो हमने ऊपर एंट्री की भी है उसमें ना। ये था आपका एक टू, मिनट। जी समझ आ गई है मुझे। इसमें आपने 2400 पर ऐड किया था, तो ये बन गया था आपका 27600, ठीक है। इस तरह मैं सारे अब डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस बड़े मज़े की चीज़ तो नहीं है कोई। क्यों नहीं है मज़े की चीज़, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है इसका, कितना है इधर? 2820। लेकिन ऊपर जो एंट्रीज है हमारी, उसमें कहीं पे भी यूटिलिटी एक्सपेंस नहीं है। नहीं है तो मतलब फिर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो वैसे ही आ जाएगा सामने। +0 कर दो इसको बेशक, या ना करो कुछ, ना कुछ भी लिखो, जीरो जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही इसको 2820 लिख दोगे, राइट। उसके बाद देखो आगे क्या है, इंटरेस्ट थोड़े से रह गए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका है, टोटल आ जाएगा 1152। और आपका और कौन सा एक्सपेंस है? मेरा होना था ना कि ये पहले आपका 1008 था, तो उसमें 144 ऐड होना था, तो फिर ये बन जाना था, ठीक है। उसके बाद है जी इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो वो उसने आपको बताया हुआ कि पहले 11 महीने का आपने जो है वो ये वाला है 21480। उसमें आपने इस दफ़ा का जो ऐड किया है वो 2040 किया है, तो वो कितना बन गया? 23520, ठीक है। ये सारे आपके एक्सपेंसेस भी बना लिए हमने। करना हमने क्या है, सारा कुछ कर लिया हमने इसमें। करना हमने ये है कि ये हैं आपके सारे एक्सपेंसेस, ये वाले, इनमें मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, देखो कितनी मेहनत की है मैंने। ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ये सब एक्सपेंसेस आपने करने हैं ऐड, इन सबको ऐड करना है, ये सब ऐड करने हैं आपस में आपने। 8 के 8 एक्सपेंसेस। जब आप इनको ऐड करोगे तो बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। मैं लिख देता हूँ। तो टोटल एक्सपेंसेस आपके इन 8 के 8 को जब हमने प्लस किया तो ये बन गए। आमदनी में से अखराजात निकालने हैं। आपकी आपकी कितनी थी ये आमदनी, कितनी थी? आपके रेवेन्यू कितना था? 138000। उसमें से आप माइनस करेंगे क्या? 104736। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट या नेट इनकम आ जाएगी। यही पूछा हुआ है आपने आपसे। 138000 में से आपने 104, यहाँ लिख लेता हूँ, 138000 में से आपने 104736 को माइनस किया, तो आपका जो आंसर है वो 33, 1 मिनट में ये सही कर लूँ मैं क्या, 33264, ये आपकी नेट इनकम आ गई। इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ यही तक करना है हमने। 4.7 भी हो गया आपका। इनकम स्टेटमेंट भी बन गई है। ये इनकम स्टेटमेंट ऐसी ही बनानी थी, बैलेंसेस को अपडेट करना था, हर एक अकाउंट को देखना था आपने, सप्लाई उसके रेवेन्यू के और एक्सपेंस के। और उसमें देखना था डबल एंट्री से क्या अपडेट हो रहा है। अपडेट जो होता है वो वहाँ पे किया। एक जगह पे अपडेट नहीं हो रहा था यूटिलिटी एक्सपेंस पे, तो हमने वहाँ पे अपडेट नहीं किया। फिर हमने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को निकाला। एंड में आ गई जी आपकी नेट इनकम, ठीक है।